हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अभी हम लोग एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे। ये आपका लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है। एंड मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि मैं लगभग प्रीवियस जो 4 एग्जाम हुआ एचपीसीएल का, सभी का मैं क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, टेक्निकल वाले का यानी मैकेनिकल पोर्शन का। एंड सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसको सब्जेक्ट वाइज में डिवाइड कर दिया हूं। और मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कराऊंगा, पिछला 4 एचपीसीएल के एग्जाम का कराऊंगा, बट मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया हूं। मतलब सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे क्वेश्चन जो आपका इससे पहले 4 एचपीसीएल का एग्जाम हुआ, उन सभी में जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी को हम लोग करेंगे। और उसमें भी जो मैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हूँ, उसके बाद उसको टॉपिक वाइज भी यहाँ पे क्लासीफाई किया हूँ। आप देखिएगा, इससे पहले भी आप देखे होंगे। जैसे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। में टॉपिक कौन सा रहेगा? सबसे पहले सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ये क्यों किया जा रहा है? आप ही लोग के लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट में किस टॉपिक या फिर किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहले जाइए, दोनों लेक्चर को देखिए। हम लोग दोनों लेक्चर में इस मैकेनिक्स से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस 4 एग्जाम में एचपीसीएल का, सभी क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किए हैं। और मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कौन सा चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है एचपीसीएल में। वहां से आपको आइडिया पता चलेगा कि किस चैप्टर को मुझे ज़्यादा फोकस देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। समझे? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर। एंड जिस तरह का हम लोग का रूल है, मैं सबसे पहले आप लोग को एक पेज यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड उस पेज में मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, एंड आपके एचपीसीएल के रिगार्डिंग किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं रिसर्च किया हूँ प्रीवियस 4 एग्जाम का, उससे जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, उस बेसिस पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। ये भी आप लोग का फर्दर काम करेगा, जो भी एचपीसीएल का एग्जाम अभी आप दे रहे हो, फिर फ्यूचर में भी देना चाहते हो, सबके लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। 1 बाय 1 करके चैप्टर का हम लोग डील करते। देखो, वैसे 11 चैप्टर है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, जहाँ मैं पीएसयू का बात करूँ, कोई भी पीएसयू आप ले लो एग्जाम में, या फिर आप सेंट्रल वाले जो एग्जाम होता है, इसरो, डीआरडीओ, या फिर आप ले लो आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई और स्टेट लेवल, तो अधिकतर 11 आपका चैप्टर है। मैं लिख देता हूँ सबके बारे में 1 बाय 1। सबसे पहले अगर मैं जिस चैप्टर का बात करता हूँ, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर आ जाता है मेरा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, जितना भी इलास्टिक कांस्टेंट है, सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, डायग्राम, कर्व जो होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और डियर, अगर आप ये बोलेंगे सर एचपीसीएल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये बताइए कि सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो डियर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, और एक मैं चीज़ बनाता हूँ, जो मैंने कहा आप लोग से कि एचपीसीएल का प्रीवियस 4 बारी जो एग्जाम हुआ, इससे प्रीवियस में जो 4 बार एग्जाम हुआ है, उन सभी का मैं क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। लगभग कितना? तो 400 क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ। और 400 क्वेश्चन पे अगर याद करेंगे आप लोग, मैकेनिक्स में कितना क्वेश्चन मिला था? 29 मिला था। मतलब लगभग 30 क्वेश्चन पूछा गया था 4 बारी में। 30 क्वेश्चन पूरा, मैं चारों बार का एग्जाम का बात करूं, उसमें से मैकेनिक्स से 30 क्वेश्चन पूछा गया। अगर बात करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितना क्वेश्चन पूछा गया 400 में से, तो पूछा गया 39। तो यहां से आपको देखिए कितना मैं मेहनत किया हूं। इससे आपको यह भी आइडिया पता चलेगा कि सर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज भी कंपेयर करूं ना, तो मेरा मैकेनिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। क्योंकि आपने जो प्रीवियस 4 एग्जाम का बात करा, उसमें 29 क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिक्स से, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 39 क्वेश्चन। इसी तरह जितना भी मैं चैप्टर बताते चलूंगा, आप लोग को यह भी पता चलूंगा उस चैप्टर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा गया है प्रीवियस 4 एग्जाम में, मैं जो डाटा लिया हूं। ठीक है, चलिए, अब जैसे मैंने कहा सिर्फ 11 क्वेश्चन आपको पूछा गया इसी चैप्टर से, यानी समझ लो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए, बात करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में। सर कौन सा है? तो सेकंड चैप्टर इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इसी में आपका आ जाता है मोहर सल्कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? देखो, मैं कह रहा हूं ना कि भाई
मिनिमम लड़का, हजारों लड़का एग्जाम को भरता है, लाखों लड़का भरता है, निकालता है 1000। ऐसा क्यों? बिकॉज डियर इसलिए ना क्योंकि उसको सही गाइडेंस मिला है। आप अगर बड़े इंस्टीट्यूट जाते हो, आप समझो जैसे मेडी वगैरह में जाते हो, कहीं भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं भी जाते हो तो पता है अच्छा टीचर या फिर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या बताता है? आपको ये बताता है ना कि क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना। जिस एग्जाम को आप टारगेट लेकर पढ़ रहे हो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कहाँ से आता है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से डियर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 0 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। ये जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन और मोह सर्किल, इसमें गेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ईएससी में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, और इसरो डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपका पीएसयू अधिकतर में नहीं क्वेश्चन। इसके अलावा जो स्टेट लेवल एजेई होता है और एसएससी जे, आरआरबी जे, एसएससी जे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता भी है, आरआरबी जे में बिल्कुल नहीं रहता। तो आपको समझना पड़ेगा किस चैप्टर को मुझे पढ़ना, किसको नहीं पढ़ना। मतलब ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको छोड़ देना है, इससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। मैं 400 क्वेश्चन में उठाई, एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला इस चैप्टर से, इट मींस यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैं बात करूंगा, दिस इज योर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा चलो लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई गड़बड़ ना हो। थोड़ा लेट ही सही लेकिन सही चीज़ मिले। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सभी चीज़ को मैं क्यों ऐसा किया हूँ, बिकॉज इतना टाइम से मैं क्वेश्चन वगैरह आप लोग से सॉल्यूशन कर रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, एसएससी का भी, आरआरबी का भी। तो सिर्फ यहाँ 400 क्वेश्चन का बात नहीं है, मैं बहुत बार सॉल्यूशन करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर एचपीसीएल का। तो मैं जब उतना बार करा हूँ अलग अलग पेपर का भी, तो आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कहाँ पूछा जाता है। और अभी तो फिलहाल हम एचपीसीएल का ही काम कर रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 400 नहीं, यहाँ तो मैं 800 में से 400 को सिलेक्ट किया हूँ, है तो 800 क्वेश्चन, लेकिन वहां से मुझे लगा कि इस चैप्टर से पूछा ही नहीं गया। अब बात करते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डियर इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को बता दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वन बाय वन करके। पहले फोर्थ चैप्टर का हम लोग बात करते हैं, दैट इज योर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर, जो बेंडिंग होता है बीम में, शेयर स्ट्रेसेस इन बीम। तो ये भी आपका सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में बोलूंगा आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्यों सर जी? बिकॉज यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैक्सिमम है 11 के बाद। तो ये भी मैं वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मान के चलूंगा, मतलब इसको भी आप मिस नहीं करोगे, इस चैप्टर को आपको पढ़ ही लेना है। और बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। 5 नंबर में अगर चैप्टर का बात करता हूँ तो यह आ जाता है टॉर्सन वाला, है ना, टॉर्सन किसका? शाफ्ट का। यहां से डियर 3 क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 3 क्वेश्चन पूछा गया। और मैं बात करता हूं 6 नंबर आपका चैप्टर, तो थिक और थिन सिलेंडर आ जाता है ना, थिन एंड थिक सिलेंडर। अच्छा, इसमें स्पेयर भी जोड़ देते हैं, स्पेयर। इससे भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। मतलब जो आपका, जिस तरह आपका इंपॉर्टेंट आपका 4th नंबर का चैप्टर था, उसी तरह आपका ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ से ही 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज ऑल्सो VVI, इसमें मैंने ट्रिपल VI रखा, इसमें 4 VI, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। और बात करते हैं हम लोग 7th नंबर चैप्टर का अगर बात करेंगे तो आ जाता कॉलम से रिलेटेड, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी ऑफ कॉलम। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 3 क्वेश्चन पूछा गया। कॉलम्स में अगर कर देता हूँ, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया। और मैं बात करता हूँ 8th नंबर चैप्टर का अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेन एनर्जी, इसको भी पढ़ लेना है, स्ट्रेन एनर्जी से 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 2 क्वेश्चन पूछा गया। और डिस्कस करते हैं 9th नंबर चैप्टर, जैसे डिफ्लेक्शन बीम का बात करते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन एंड होगा, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम। इससे आपको 0, यानी इसको भी आपको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए और डिस्कस करते हैं 10th नंबर अगर मैं चैप्टर का बात करता हूँ, थ्योरी ऑफ फेल्योर आ जाएगा, थ्योरी ऑफ फेल्योर। एंड और एक आपका 11th नंबर का चैप्टर है, दैट इज योर स्प्रिंग। इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है इससे आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया है एंड इससे आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है। समझ आया मैं डाटा कहाँ से कलेक्ट करके चल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो 40% 400 क्वेश्चन का मैं लिया हूँ प्रीवियस 4 जो स्पेशल का एग्जाम हुआ है उससे, और उसमें से 39 क्वेश्चन पूछा गया था आपका सोम से, उसमें से 11 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा गया सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। दैट इज वाई हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर लेके चले वो आपका था फर्स्ट चैप्टर, यहाँ से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में 5 क्वेश्चन पूछा गया आपको किस चैप्टर से, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेसेस इन बीम से, और ये आपका दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट। और कौन सा हो गया, स्प्रिंग आप ले लो एंड इसके अलावा आप ले लो थिन एंड थिक सिलेंडर। तो ये जो चैप्टर्स है ना, दीज चैप्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको इसको गलती से भी जो है वो मिस नहीं करना है। कितना, 4 चैप्टर को। अगर मैं सेकंड नंबर का चैप्टर मानूं कि वैसे चैप्टर जिसको आप अगर ये कंप्लीट हो जाता, मिनिमम देखो क्या होता है ना डियर, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा किस सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर टाइम कम है, 3-4 महीना है, तो आप चाहते हो कि कम टाइम में हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लाएं, तो आप ये होता है स्मार्ट तरीका अपनाओ। तो स्मार्ट तरीका अपनाने में क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, यहाँ पे हाईलाइट जो है वो आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये आ नहीं रहा था क्या, अच्छा नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। ओके ठीक है, मैं इतना ही कर देता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड था, एंड दिस वन इज योर थर्ड, एंड ये आपका स्प्रिंग वाला फोर्थ हो गया, ठीक है। ये कुछ हो गया चैप्टर्स। तो आपको उसमें मैंने क्या कहा रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सेकंड जो मैं बोलने वाले चैप्टर्स वो सबको ध्यान दीजिए। लाइक आप दे सकते हो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो 3 क्वेश्चन पूछा गया टॉर्सन ऑफ शाफ्ट से, इसको भी दे सकते हो देन, और उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉलम, इसको भी दे सकते हो, ठीक है। ये कुछ हो गया चैप्टर जो उसके बाद आप दे सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। और बाद अगर टाइम मिले तो आप जो 2 क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेन एनर्जी, आप इसे भी दे देना। 1 क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी ऑफ फेलियर, इसको भी दे देना। मतलब यहाँ से 4 चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 चैप्टर जो सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको उस सभी चैप्टर को ध्यान देना है। चलिए यहाँ से आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि विच चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग HPCL एग्जाम। चलिए गाइज, ये चीज़ हम लोग का हो गया, तो इतना मुझे बताना था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, वन लाइनर, न्यूमेरिकल टाइप्स, थ्योरी टाइप या डेरिवेशन से उठाया गया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को लगाइए और ट्राई कीजिएगा आप लोग भी लगाने का। आई होप सो कि अगर अभी एग्जाम कुछ दिन बाकी है, 3-4 महीने आप लोग के पास, तो आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी, तो ट्राई कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना ईजी, और ये देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। HPSL तो पूछा ही गया था 2019 में, इसके अलावा देखो ये SSC JEE में भी उठाया गया क्वेश्चन है ना। इसके अलावा देखो BSSC में, GPSC में, UPSSC में, फिर SSC JEE 2 बार 17 में, फिर 19 में, और आपका जो वेस्ट बंगाल का होता है वहां भी पूछा गया। मतलब समझ सकते हो कि आपका पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। क्वेश्चन ये बोला कि हुक्स लॉ जो होता है, अच्छा हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी को अगर हम कोई मटेरियल को अगर हम लोड करेंगे तो एक लिमिट होता है। यानी कौन सा लिमिट होता है, यानी कि जो आपका, यानी सिंपल अगर मैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन मटेरियल इज लोडेड within elastic limit stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain होता है। और इसी प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो कुछ जोड़ता है, क्या जोड़ता है भाई, ये हटाते तो एक ई जोड़ता है, और ये बेसिकली कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, सिटी कहते हैं। और यही हो जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। तो ये सिंपल ये कह रहा है कि जो हुक्स लॉ होता है वो होल्ड्स गुड अप टू क्या, लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट तक या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर डियर आप लोग को पता होना चाहिए 100% जो रिकवर करता है। इसका क्या मतलब है समझो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे, ये बेसिकली जो है सिग्मा बेसिकली स्ट्रेस को दिखा रहा है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन जो है वो स्ट्रेन को दिखा रहा है। स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। मतलब एक आप बीम लिए, इस बीम को दोनों तरफ से आप टेंसाइल फोर्स लगाएं, और टेंसाइल फोर्स लगा के इसको क्या करें हम लोग, टेंसाइल मतलब खींच के इसको लंबा कर दिए। तो ये जो देखो इधर इतना लेंथ में इंक्रीज हुआ, इतना लेंथ में इंक्रीज हुआ, तो जो मान लो 5 मीटर का लेंथ था, ये आप 7 मीटर का हो गया, तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ। तो चेंज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, 2 मीटर का इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितना था 5 था, तो 2/5 जो ये निकला ना, ये आपका स्ट्रेन निकला, स्ट्रेन इक्वल टू दिस मच निकला, ये इसमें इंक्रीमेंट हुआ। सेम कंप्रेसिव लगाएं घट जाएगा तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं, लंबाई में घटना या बढ़ना। और स्ट्रेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसके चलते क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, वो बेंड हो जाता है, बेंडिंग देखने को मिलता है, ट्विस्टिंग देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, प्लास्टिक जोन में जा रहा है या फिर इलास्टिक जोन में रिकवर हो जा रहा है। जो भी चीज़ है, जैसे रबड़ को खींचो, फोर्स लगा के छोड़ो, रिटर्न आ जाएगा तो इलास्टिक हो गया। अगर ईंटा जैसा चीज लो, ब्रिक जैसा चीज लो, पत्थर जैसा चीज लो, उसको अब तोड़ो, डायरेक्ट टूट जाएगा, डायरेक्ट वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चल जाएगा, लेकिन रिटर्न नहीं आएगा फोर्स को जब हम हटाओगे तो इलास्टिक प्लास्टिक ये सभी चीजें। तो ये कहता कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेस यानी फोर्स एक तरह से हो गया, एक मैंने क्या कहा, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया में लगने वाला फोर्स ही तो है, तो स्ट्रेस एक तरह से फोर्स है। तो अगर मैं फोर्स को लगा रहा हूं ना, जितना फोर्स लगाऊंगा उतना मुझे स्ट्रेन देखने को मिलेगा। डायरेक्शनल जो ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि एक अगर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ज़्यादा आप अच्छा स्टूडेंट बनोगे, आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कम पढ़ोगे तो कम चांस रहेगा जॉब लगने का, कम आप तेज बनोगे, है ना, समझ रहे हो ना। प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब कि अगर स्ट्रेस मेरा बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। यानी इसको अगर मैं लूँगा यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम लूँगा तो कुछ इस तरह का जाएगा, लीनियर लाइन जाता है। मतलब ये देखो इस तरह करके, यहाँ पे 10 है तो 10 आया, यहाँ पे अगर 20 है, ठीक है, 20 है तो 20 है। मतलब अगर 20 फोर्स लगाए तो 20 स्ट्रेन, ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा वो ब्रेक हो जाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है कि एक तार को लो, ज़्यादा खींचो तो ज़्यादा खींचा जाएगा, और ज़्यादा खींचेंगे तो और स्ट्रेन देखने को मिलेगा। मतलब दोनों एक जैसा जाएगा, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये 20, मतलब एक साथ। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही कहने का मतलब है। लेकिन डियर, इसमें से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब आप पढ़िएगा तो इसमें एक लिमिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, और एक होता है एक इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक जब हम लोग कोई बॉडी को खींचते हैं ना, इलास्टिक, पहले आप समझो कि इलास्टिक और प्लास्टिक क्या था। इलास्टिक मतलब अगर हम फोर्स लगाएं और उसको खींचे तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, लेकिन जैसे छोड़ देते हो रिटर्न आ जाता है, जैसे रबड़, सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए। और प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक वैसा चीज होता है जिसको खींचेंगे वो बेंड तो होगा, लेकिन जब छोड़ेंगे तो फिर रिटर्न नहीं आता। जैसे ये जो पेंसिल है, ये मेटल का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, जो एप्पल का पेंसिल होता है। अब इसको मैं अगर तोड़ूं, अगर बेंड हो जाए तो क्या रिटर्न आएगा? नहीं आएगा। वो चीज लोहा को बेंड को रिटर्न आएगा? नहीं आएगा। इतना मिनिमम आएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन आप एक जो लिखो फेंको पेन होता है 2 रुपये वाला, 2-3 रुपये का जो मिलता है, या रबड़ लो, रबड़ का अगर इस तरह खींचोगे देखो बेंड हो जाएगा, छोड़ो फिर आ जाएगा। या फिर स्टील का जो रूल होता है, स्टील का रूल जो स्केल यूज करते हैं, उसको आप बेंड करो फिर छोड़ो आ जाता है। वाई? बिकॉज उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का नेचर ही होता है कि फोर्स लगाएंगे तो बेंड हो जाएगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। जैसे फोर्स को छोड़ोगे वो रिटर्न आ जाता, घूम के वापस आ जाता अपना शेप एंड साइज में। ठीक है, तो ये कहने का मतलब बोल रहा है इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होता है। लेकिन बोल रहा कि हुक्स लॉ जो है ना, वो बोलता है 100% कहां तक वो रिटर्न आ जाता है। वैसे हुक्स लॉ जो है वो लागू होता है अप टू इलास्टिक लिमिट तक। क्योंकि देखो स्टेटमेंट मैंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हेन मटेरियल इज लोडेड अप टू इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी ये जो लॉ मैंने लिखा ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये अप टू आपका इलास्टिक लिमिट तक ही है, इलास्टिक लिमिट तक ही है। लेकिन ये जो आंसर मैंने मारा ना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब क्या है कि एक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, वहां तक बॉडी 100% रिकवर होता है। उसके ऊपर जैसे जाएगा ना, वो बॉडी थोड़ा बहुत उसमें जो रिकवर नहीं कर पाता है। अगर मैं ग्राफ से आपको दिखाऊं तो कुछ ग्राफ ऐसा रहता है, समझना थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको मैं इधर ले जाता हूं। ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ये मान लो मेरा स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन मैंने बनाया है ना, और ये कुछ ऐसा डायग्राम जाता है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे कुछ मेरा इलास्टिक लिमिट यहाँ रहता है, इलास्टिक पॉइंट बात कर लो, और जस्ट इसके नीचे रहता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पीपी देख रहे हो ना, ये नीचे वाला पॉइंट मेरा पीपी है। तो पीपी तक 100% रिकवर, मतलब अगर रबड़ को मोड़ेंगे तो पूरा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन आप भी देखना, रबड़ को पूरा बेंड करोगे ना, है ना, पूरा वो तो तब टूट ही जाएगा, तोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसा टाइम आता है कि रबड़ को छोड़ भी दोगे ना तो थोड़ा देखना सीधा नहीं होगा, थोड़ा वो बेंड हो ही जाएगा, थोड़ा बेंड जरूर देखने को मिलेगा। वो इलास्टिक लिमिट तक होता है। तो हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड रहता है। लेकिन अगर बोलेंगे 100% कब तक रिकवर हो जाता है ना, 100% इलास्टिक बॉडी, तो वो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर किसी भी चीज को हम लोग फोर्स लगाते हैं और स्ट्रेन उसमें देखने को मिलता है तो वो रिटर्न भी आ जाता है लौट के, अगर फोर्स को हटा देते हैं तो। समझ आया बात? चलिए, ये चीज इसमें कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो ये सभी चीज़ जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको मक्खन जैसा समझ में आएगा। मक्खन जैसा मैं प्रॉपर आपके पास सब चीज़ रखूंगा, जैसे मैंने कहा स्टील रूल रबड़ में रख के आपको बताऊंगा। बट अभी हम लोग इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोग को समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। जितना जितना हो रहा मैं 100% आप लोग को समझाऊंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय सडन अप्लाइड लोड टू दैट आर प्रोड्यूस बाय द सेम लोड व्हेन द ग्रेजुअली लोड। अब देखो यहाँ पे एक बात क्या रहा है सडन लोड का, एक बात कर रहा है ग्रेजुअल लोड का। एक ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, जैसे बीम, घर का जो बीम होता है, आप जो इस तरह का आप लोग का घर है, ठीक है, ऐसा घर है, तो आप लोग देखेंगे ये तो मैंने झोपड़ी टाइप से बना दिया है, तो मैं बिल्डिंग जैसा बनाता हूँ, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा है, ऐसा हो में, और ये छत आपका है जो कंक्रीट से ढाला गया है। आप देखोगे अंदर में बीम दिया जाता है, क्या रहता है अंदर में बीम रहता है। अब ये बताओ इसमें सडन लोड लगता है या फिर ग्रेजुअली लोड लगता है। तो आप बोलोगे सर इसमें मेरा ग्रेजुअल लोड लगता है। ग्रेजुअल मतलब जो धीरे धीरे लगने वाला लोड होता है ना, जो टाइम के साथ देखिएगा छत किसी किसी छत जो है झुक जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेजुअल लोड है, डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, टाइम के साथ क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब लोड का इफेक्ट देखने को मिलता है विथ टाइम, टेम्परेचर, ये सभी चीज उसमें मायने रखता है, लोड कितना लग रहा है। तो ग्रेजुअल लोड जो धीरे धीरे लगता है, और सडन लोड का मतलब क्या, सडन, अचानक लगने वाले, जैसे आपको डायरेक्ट मैंने एक थप्पड़ लगाया तो बहुत ही कम टाइम, जिसको इंपल्स कहते हैं, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर मेरा फोर्स लगा, उसको सडन कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जो रेशियो होता है सडन लोड का टू अप्लाई ग्रेजुअल लोड का, वो क्या होता है ये चीज। तो इसका डेरिवेशन एक आता है, पहले लोड मैंने समझा दिया, और डेरिवेशन के थ्रू इसको प्रूव करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको समझाने का आप लोग को ट्राई करता हूं, ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। अगर मैं बात करता हूं डियर ग्रेजुअल लोड का, तो ग्रेजुअल लोड का डेरिवेशन के बाद जो आता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो बस समझाने के लिए, बट वो बहुत टाइम टेकन लग जाता है। मैं आपको फाइनल वैल्यू होता है, ये आपका सिग्मा है, और GAL मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बेसिकली क्या था, फोर्स अपन एरिया। भाई स्ट्रेस ही तो है, जस्ट मैंने कहा लोड क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, लोड अपन एरिया। तो भाई ये चीज है, ठीक है, ये स्ट्रेस यानी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का जो स्ट्रेस है वो ये चीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंपैक्ट लोड का, या फिर आप बोल सकते हो सडन इम्पैक्ट वाले में बताता हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट बेसिकली सडन मतलब तो इम्पैक्ट ही होना, धड़ाक से लगा, जैसे गाड़ी टकराता है इम्पैक्ट होता है, टक्कर लगता है आपस में, तो इम्पैक्ट ही रहता है, सडन ही लोड रहता है। तो ये बेसिकली जो होता है ना, वो आपका इम्पैक्ट फोर्स पे डिपेंड करता है, इनटू ग्रेजुअल लोड पे भी डिपेंड करता है। यानी कि ग्रेजुअल अप्लाइड लोड का जो स्ट्रेस है इनटू इंपैक्ट कितना लगा, उन दोनों को मिला के इंपैक्ट स्ट्रेस आता है। अब बात यहां पे आ जाता है सर ये इंपैक्ट फोर्स क्या होता है। तो डियर जो इंपैक्ट फोर्स होता है IPF, इसका अगर मैं बात करूंगा, वैसे डेरिवेशन ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये मैं बता देता हूं 1 प्लस आ जाता है 1 + 2H डिवाइड बाई आपका स्टैटिक जो स्ट्रेन तुरंत देखने को मिलता है, स्टैटिक स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेन है डेल्टा से स्ट्रेन में बना, और 2H बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ द फॉल है, इससे निकाला जाता है। लेकिन जब इंपैक्ट लगता है तो धड़ से लगता, टच करता तुरंत ही, तो ये H का वैल्यू है ना, ये हाइट ऑफ फॉल ये 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि टाइम उसको मिला नहीं था, फट से मिला, फट से आके टकरा गया, तो इसको मिला नहीं, इसलिए H = 0 हो जाता। इट मीन्स IF जो होता है, IF क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 निकलेगा मेरा 1, और यहाँ से अगर 0 वैल्यू पुट होकर पूरा का पूरा 0, यानी 1 और +1 यानी कि 2 मिल जाता है। यहाँ पे कितना मिलता है, 1 + 1 = 2। तो IF का वैल्यू मुझे मिल जाता 2। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2, यहाँ पे 2 मैंने पुट कर दिया, IF इम्पैक्ट फोर्स इनटू आपका ग्रेजुअल अप्लाइड लोड GAL। तो ये बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो क्या था, ये आपका सडन अप्लाइड लोड ही था। तो जो सडन अप्लाइड लोड है वो ग्रेजुअल अप्लाइड लोड का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 का B विल द करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, ये चीज होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको ये चीज देखो आपको रट लेना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादा जो डेरिवेशन उसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जो ग्रेजुअल अप्लाइड लोड होता है उसका दुगना अगर मैं बताऊंगा तब जाके, बोले मेरे बात समझो आप, मैं आपको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अगर एक थप्पड़ मारूंगा ना तो कोई सडन लोड लगेगा, तो एक थप्पड़ में 2 बार मारूंगा ना उतना इफेक्ट पड़ेगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं, दुगना इफेक्ट पड़ता है आपके सडन लोड में। जस्ट अगर यहाँ पे मान लो कि 10 किलो न्यूटन का, अगर मैं इस तरह समझाऊं कि 10 न्यूटन का किसी चीज में लोड पड़ा, तो अगर मैं सडन लोड उसी सेम फोर्स वगैरह यूनिट से लगाऊंगा तो जस्ट इसका दुगना यानी कि 20 न्यूटन का उसमें लगेगा, जबकि सब कुछ वैल्यू वगैरह सब रहेगा, लोड वही रहेगा उसी टाइम पीरियड में, बस उसी चीज को मैं सडन लगाऊंगा तो दुगना हो जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। और ये भी देखो HPCL के अलावे NPCIL, हिमाचल SSC, SSC JEE, SSC JEE 18 में, फिर 17 में, फिर 17 में, तो समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट इस तरह का। ये पूरा चैप्टर ही मैंने कहा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए डियर, अब बात करते हैं पोजेंस रेशियो का। क्या होता है सर पोजेंस रेशियो? देखो अगर पोजेंस रेशियो को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये कहा जाता है लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल होता है, और हम लोग लेटरल को लेते हैं नेगेटिव। मैं समझा रहा हूं कैसे करते हैं लेटरल, एक सेकंड थोड़ा अच्छा से मैं लिख देता हूं, ठीक है। पोजेंस रेशियो होता है -LATER, लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट होता है, ये तो पहले चीज ध्यान रखना। यानी कि ये बताइए इसका यूनिट होगा? नहीं, कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, नो यूनिट। अब कैसे मैं समझा रहा हूँ, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल शॉर्ट में लिख देता हूँ स्ट्रेन। भाई स्ट्रेन बाय स्ट्रेन ना, तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जस्ट मैंने कहा स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन का यूनिट था नहीं ना, क्योंकि लेंथ माने मीटर, नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, तो कोई यूनिट निकला नहीं। तो सेम इसी तरह अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेन यहाँ भी स्ट्रेन, तो यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। पहली बात तो ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सर ये होता क्या, ये चीज़ समझाइए। समझो इस तरह से कि मान लो इस तरह करके कोई फिक्स एक बार है, इस तरह करके हम लोग एक रॉड को लटका दिए, ऐसे रॉड को मैंने लटका दिया, एंड इसमें कुछ मैंने हुक लगा के एक मैंने यहाँ पे वेट लटका दिया इस तरह करके, जो मान लो 100 न्यूटन का वेट है। अब इसके चलते क्या होगा? ये थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा लंबा होगा। मान लो रबड़ जैसा कोई मटेरियल है, या फिर आप कोई डक्टाइल मटेरियल ले लो, आपका जैसे माइल्ड स्टील वगैरह हो गया, उसको लटका दिए, तो टाइम के साथ इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट, थोड़ा बहुत लंबाई देखने को मिलेगा। मान लो ये थोड़ा लंबा ऐसे करके हो गया, ऐसे क्या हो गया? लंबाई हो गया, ठीक है। लेकिन डियर इसको देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये लेंथ में क्या हुआ? आपका लेंथ में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, लेंथ इसका बढ़ा। लेकिन एक चीज ध्यान दिए, दोनों तरफ लेंथ घट, आपका चौड़ाई जो वो तो घटा ना, इधर देखो, इधर और इधर, ये जो है ये तो माइनस हुआ ना, ये तो नेगेटिव हुआ, इधर तो पॉजिटिव हो गया, बढ़ा, लेंथ इनका इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन चौड़ाई दोनों तरफ से घटा ना, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल इतना आके यहाँ भरा, ये मटेरियल कहाँ से आएगा? बगल से ही तो आएगा। यानी कि एक तरफ इसका घटता, एक तरफ बढ़ता है। तो ये जो लंबाई है ना, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होता है, इसलिए नीचे पॉजिटिव लेके चलते हैं। और जो ये बेसिकली होता है ना, यानी कि जो आपका बोल सकते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में जो मेरा घटता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेटरल, लेटरल। और चूंकि लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा तो स्ट्रेन हो रहा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो रहा, तो स्ट्रेन इसको लेके चलते हैं। ये भी आपका स्ट्रेन और ये भी आपका स्ट्रेन, तो ये होता है नेगेटिव। इसीलिए लेटरल को नेगेटिव लेते हैं और लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। समझ आया कि नहीं? ये चीज होता है। अब बात करते हैं सर जी, ये मेरा पोजेंस रेशियो होता है, ये पोजेंस रेशियो कितना से कितना तक लाई करता है? तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो पोजेंस रेशियो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 से बड़ा होता है, लेकिन 0.5 से छोटा होता है। यानी कि ये जो लाई करता है ना, -1 से 0.5, यानी 0.5 मतलब समझना 1.5 का बात करें ना, यहाँ ये चीज ध्यान रखना, हाफ। 0.1 से लेकर -1 से लेकर 1/2 तक ये वेरी करता है, इतना ही पोजेंस रेशियो होता है। अब कुछ मैं मटेरियल का बता देता हूं जो पोजेंस रेशियो होता है, वहीं से इसका आंसर आ जाएगा। और वही 4-5 जो है ना, वो घुमा फिरा के पूछा जाता है। आप यहाँ देख लो कितना क्वेश्चन पूछा गया, NPCL में, HPCL में, UPRML में, तो लगभग जितने भी आप देख सकते हो, कुछ आपका स्टेट लेवल, जैसे UPRML स्टेट लेवल AJE का एग्जाम है, और HPCL PSU का एग्जाम है, NPCIL भी आपका PSU का, तो PSU रहे फिर स्टेट लेवल AJ रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर सबके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए। अब देखो पोजेंस रेशियो में मटेरियल यहां लिख देता हूं, मटेरियल एंड पोजेंस रेशियो का वैल्यू। जैसे सबसे वैल्यू, एक तो आपका स्टील का पक्का पूछा जाता है, एक आपका कास्ट आयरन का पूछा जाता है, फिर आपको एल्युमिनियम का, जो यहाँ पे आपको पूछा गया एल्युमिनियम का रेंज कितना से कितना होता है। देन थोड़ा रबड़ का पूछ लेगा, रबड़, कॉर्क, और एक कंक्रीट, एक कंक्रीट। बात करते हैं सर स्टील का कितना होता है। देखो डियर, स्टील का अगर बात करेंगे तो ये तो आपको रट लेना, 0.25 से लेकर 0.33 तक होता है, ठीक है। अगर मैं कास्ट आयरन का बात करूं तो 0.21 से लेकर 0.26 होता है। अगर मैं एल्युमिनियम का बात करूं तो 0.31 से लेकर 0.34 तक। एंड रबड़ का अगर मैं बात करता हूं डियर तो 0.5। मतलब मैक्सिमम अगर पोजेंस रेशियो का बात करेंगे तो किसका होता है? रबड़ का होता है। ये चीज समझ आया कि नहीं? मतलब मैक्सिमम देखो यहाँ पे 0.5 मैंने कहा ना, किसका निकला? रबड़ का। अच्छा, कोर का याद रखना 0 होता है। एंड अगर कंक्रीट का बात करेंगे तो 0.1 से लेकर 0.2, बहुत ही कम यहाँ पे मिनिमम देखने को मिलता है। तो ये कुछ अब यहाँ पे पूछा क्या गया आपको, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कितना होता है डियर, यहाँ पे खुद ही आप देख लो। तो सर एल्युमिनियम 0.1 से लेकर 0.34, तो देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप देखोगे सर ये मेरा तो C नंबर है करेक्ट आंसर, तो C हो जाएगा करेक्ट आंसर 3 का। तो इस तरीके से आप समझो और इस तरह से आपको बनाना। कोई भी चीज आप किसी भी बुक से लगाओगे ना, हमेशा याद रखना 2 तरह से स्टूडेंट पढ़ाई करता है। एक स्टूडेंट ये होता है, बोलता सर मैंने ना 10 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ लिया है,
तो एक होता है जो पढ़ता है, एक्चुअल में पढ़ता, फील करके, मेहनत करके, लाइक पोजीशन रेशियो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये होता अच्छी तरह से पढ़ा है। ऐसे बार पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन को पढ़ लिए, इससे किसी का भी आएगा, क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता वैल्यू, आप समझ लो। इसको होता है कि लड़का को घुमा के भी क्वेश्चन देना एग्जाम में तो पकड़ लेगा। और दूसरा तरीका लड़का होता है कि 4 बुक को खत्म कर लेगा लेकिन रट के, सिर्फ उसको यही पता कि पोजीशन रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम 0.31 से 3.4 होता है, क्या होता है, कैसे होता है, अलग मटेरियल का क्या होता है, कुछ उसको आइडिया नहीं है। तो उस तरीके से आप कितनों मेहनत करोगे कोई फायदा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, भले टाइम लेगा, लेकिन इस तरह से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट होगा, भले टाइम टेकन है। ऑब्वियसली बात है, आपका यहाँ पे जॉब लग रहा है ना, आपका करियर सुधरेगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ सुधरेगा, तो आपको मेहनत तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट इसका बिल्कुल नहीं, अगर शॉर्टकट करते रहोगे तो डियर वही 3 साल 4 साल 5 साल तक प्रिपरेशन करते रहो, है ना। और यही भी होता है कि 6 महीना भी बच्चा निकाल लेता है, क्यों, सही तरीके से पढ़ना, लेकिन हाँ मेहनत करके पढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिसोट्रोपिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पे 3 तरह का होता है, आइसोट्रोपिक होता है, एनिसोट्रोपिक होता है, होमोजीनियस होता है। क्या होता है सर ये सब? अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या दे दिया गया, एग्जाम्पल दे दिया गया, बट आपको ये तो पहले समझना पड़ेगा ना कि सर बेसिकली मेरा आइसोट्रोपिक क्या होता है ना, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल। इसके बाद मेरा सर एक होता है एनिसो, जो यहाँ पे दिया गया है, एनिसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। ये बेसिकली उससे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है या नहीं, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से क्या वैल्यू भी चेंज होगा या नहीं। अब ये नहीं समझ आना, डोंट वरी, मैं फील करा दूंगा। और एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनिसोट्रोपिक का, तो एनिसोट्रोपिक मतलब इसका मैं बात करता हूँ, ये बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है, डायरेक्शन में, एकदम शॉर्ट में दिखाता हूँ, डायरेक्शन डिपेंडेंट। डायरेक्शन डिपेंडेंट क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है, इलास्टिक जो मटेरियल का मेरा प्रॉपर्टी होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब इलास्टिक में 2 3 4 आ जाता है, ठीक है, ई का वैल्यू आ जाता है, म्यू का वैल्यू आ जाता है, जी का वैल्यू मतलब जिससे मैंने कहा ना, जो ई था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मॉडुलस ऑफ जी रिजिडिटी, पोइजन रेशियो, ये सभी चीज़ का अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होता है, इलास्टिक कांस्टेंट का आपको पता होगा एक रिलेशन भी होता है, E = G+1 - 2 म्यू, ये सभी चीज़ जो है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी का जो डायरेक्शन है वो अगर डिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रोपिक। अब नहीं समझ आ रहा ना, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल जितने भी कंपोजिट्स होता है ना, ऑल कंपोजिट्स और वुड ETC, ठीक है। वुड माना लकड़ी। आप मेरा बात समझो, अगर आप लकड़ी देखोगे कि लकड़ी को मान लो काट के मैं इस तरह करके रखता हूँ, ये मेरा लकड़ी है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है मेरा लकड़ी, एंड आप देखोगे ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे रहता है कहीं कहीं पे, ये क्या। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो अगर मैं लकड़ी का, वुड का ईयर जानना चाहता हूँ, कितना ईयर का है, तो कैसे पता चलेगा? जितना ये कटने के बाद जो सर्कुलर रहता है ना एरिया, जितना सर्कल रहता है उतना वो ईयर का रहता है। तो देखो कि बीच बीच में कहीं कहीं ना इस तरह का गांठ जैसा बंधा हुआ रहता है, यहाँ पे कहीं रहेगा, यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ये इसका रहता ही नेचर। अब एक चीज़ बताओ, मैं मान लो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं पे यहाँ मैंने फोर्स डायरेक्शन अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है ना, तो F का वैल्यू कुछ होगा, इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, तो फोर्स मैंने लगा कि मान लो जो आपका एक्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, उसे आप मार रहे हो, तो मारा तो कुछ फोर्स लगा जिससे ही टूट गया या फिर कट गया थोड़ा सा। लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जितना फोर्स लगाया ना, अगर 10 का लगाया तो यहाँ मुझे 20 का लगाना पड़ रहा है, फिर 30 का या 40 का लगाना। क्यों? इस गांठ के चलते यहाँ पे तोड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट मीन्स क्या पता चला कि सर यहाँ फोर्स जो है ना वो एक जैसा नहीं है हर डायरेक्शन पे। जो मैंने लगाया इस डायरेक्शन पे लगाया, इस डायरेक्शन का बात करें, इसको डायरेक्शन अगर 1 मान लेते हैं, तो सर जी इस डायरेक्शन में मुझे कुछ अलग मुझे फोर्स लगाना पड़ा, और इस डायरेक्शन में जब हम लोग लगाएं तो मुझे अलग मेरा फोर्स का वैल्यू लगा। यानी कि क्या ये मेरा डायरेक्शन डिपेंडेंट हुआ? नहीं। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्शन मेरा ये कैसा डिपेंडेंट है, हमारा डायरेक्शन में डिपेंड करता है, हर डायरेक्शन में अलग अलग है। यानी कि सिंपल कहेंगे कि हर डायरेक्शन पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा, उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल। जैसे वुड आप समझ गए होंगे, है ना, वुड, जैसे मैंने गांठ का एग्जांपल बहुत अच्छा समझाया आपको, ऐसा मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिसको आप फील कर पाओ, जिसको आप फील। जितने भी कंपोजिट, सब कंपोजिट क्यों सर? कंपोजिट 2 चीज़ों को मिला के चीज़ें बनाया जाता है, 4 चीज़ों को एलॉय वगैरह जो बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा कास्ट आयरन आया, थोड़ा एल्यूमिनियम आया, थोड़ा ई आया, तो कंपोजिट है ना, कहीं पे टफ है, कहीं हार्ड है, तो कहीं फोर्स ज़्यादा लगाना, कहीं कम लगाना, मतलब हर डायरेक्शन में उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट।
समझ रहे हो, फोर्सेस का वैल्यू चेंज हो रहा है, स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यानी कि वो क्या हो जाता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मतलब इधर भी कुछ इधर भी कुछ। अब बात करते हैं हम लोग आपका आइसोट्रोपिक, जैसे नाम से बता ना आइसोट्रोपिक, मतलब हर तरफ सेम, क्या होगा मेरा, हर तरफ पे, मतलब सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पे चल जाओ, मेरा जो वैल्यू है ना इलास्टिक प्रॉपर्टी का, वो चेंज होने वाला नहीं है, किसी भी डायरेक्शन पे हम लोग लगाएंगे। जैसे अगर मैं इसका बात करूंगा को अधिकतर जो मेटल वगैरह आ जाता है वो आइसोट्रोपिक में आ जाता है, आइसोट्रोपिक मेरा यहाँ पे आ जाता है। और अगर बात करेंगे होमोजीनियस का, होमोजीनियस क्या होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का बात कर रहा है, यहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट any point in a given volume of material, एक खास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में देखेंगे ना किसी पॉइंट पे, तो मेरा सेम इलास्टिक जो है वो मेरा प्रॉपर्टी रहेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ आया? चलिए, तो ये चीजें था जो बेसिकली आपको डिफरेंस होता है एनिसोट्रोपिक में, आइसोट्रोपिक में और होमोजीनियस में। होमोजीनियस एक खास वॉल्यूम में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी था, हर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी मेरा चेंज मतलब नहीं हो रहा है, सेम रहा तो उसको होमो बोलेंगे, और एनिसो मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब हर डायरेक्शन में उसका चेंज होगा वैल्यू, तो ये चीज आ जाता है। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पे देख लो क्या पूछा था आपको, एनिसोट्रोपिक, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ओड हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका 4 का करेक्ट आंसर विल बी योर सी। चलिए मैं यहाँ पे बगल में क्वेश्चन रखा हूँ देखने के लिए कि सही तो टाइप मतलब गलत तो नहीं क्वेश्चन है ना, वो चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए डियर, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहा गया, एक रेक्टेंगुलर स्टील बार है जिसका साइज दिया गया, मतलब आपका रेक्टेंगुलर जो स्टील बार है उसका वॉल्यूम दिया गया यहाँ पे। ओके, इसके बाद कहा गया कि स्ट्रेन, हैंड स्ट्रेन, मतलब ऑब्वियसली बात है इसमें स्ट्रेन देखने को मिला तीनों डायरेक्शन पे, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेन देखने को मिल रहा। ओके, तो एक्स वाई जेड में हम लोग को क्या स्ट्रेन देखने को मिला, कितना कितना, देखो एक्स डायरेक्शन में इतना स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में इतना स्ट्रेन एंड जेड डायरेक्शन में इतना स्ट्रेन देखने को मिल रहा। तो ये आपसे कह रहा है द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात कर रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बताइए तो डियर, तो डियर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, मैंने कहा था स्ट्रेन क्या होता है सर, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब मैं बोलूंगा अगर लेंथ वाइज तो ये बेसिकली स्ट्रेन निकाला और लेंथ वाइज निकाले। अगर मैं यहाँ बोलूंगा एरिया वाइज तो भाई चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, ओरिजिनल एरिया। एंड अगर बात करेंगे वॉल्यूम वाइज स्ट्रेन, तो वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन जो होता है ना एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, लेंथ वाइज, सब कुछ हो सकता है, समझ आया? तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला था, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू दिस स्ट्रेन, यानी कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज आपसे पूछ रहा है। चलिए हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। पहले मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे वॉल्यूम कितना दिया गया था 100 × 25 × 20, यही दिया गया है, ठीक है। और यहाँ चूंकि mm में दिया गया तो mm × mm × mm, तो mm क्यूब, ठीक है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में दिया गया, अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कहा जाए तो स्ट्रेन को मैं लिख लेता हूँ एप्सिलॉन से, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन दिया गया 0.0065, एंड अगर बात करेंगे वाई में तो 0.0025, एंड अगर बात करेंगे जेड में तो 0.002। पहले तो सबको जोड़ देना पड़ेगा ना, सम अप करना पड़ेगा मेरा कितना स्ट्रेन हो रहा है, तो यानी चेंज करेंगे क्या एक्स प्लस वाई में कितना हो रहा है एंड स्ट्रेन है मेरा जेड में कितना, इसको तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 6555, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड 5। ओके, तो यहाँ पे समेशन करेंगे 0.0065 प्लस 0.0025 प्लस 0.002। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सम ऑफ स्ट्रेन मिल गया है ना। एंड अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ बस सिंपली चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं यहाँ लिखा रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहाँ पे पूछा गया कि द चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा आपसे चेंज इन वॉल्यूम कहा गया है, चेंज इन वॉल्यूम तो क्या दिक्कत है, चेंज इन वॉल्यूम इसको निकालना है, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन तो यहाँ पे दिया गया ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर बोलता डायरेक्ट दिया गया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यूज करके यहाँ पे बनाना था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू हो जाएगा मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपका दिया गया था ना, कितना दिया गया था 100 × 25 × 20, ये दिया गया था ओरिजिनल वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, ठीक है, ये चीज़ जो दिया गया आपको। एंड हम लोग अभी जस्ट निकाले क्या, ये निकाले
0.0 डायरेक्ट मैं कर लूँगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ 25 और प्लस 0.002 इंटू इसको कर देंगे, दोनों को क्या कर देना, इंटू कर देना बस। अब इन दोनों को मैं करूँगा तो इसका करेक्ट आंसर जो आने वाला ना डियर, ये आपका 550 आ जाएगा mm3। 550 वॉल्यूम में आ रहा तो mm3 में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किए डियर, कुछ भी नहीं किए, बस आपको ये फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल आपको देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पता चलेगा तो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक ड्यू टू दिस स्ट्रेन, मतलब डायरेक्ट याद रखना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करा, तो पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे लिख दिए, चेंज वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ पे चेंज वॉल्यूम पूरा, चेंज वॉल्यूम स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम दिया गया था, चेंज वॉल्यूम सबको जोड़ दिए, बस आ गया, इंटू कर दिए। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, कहा गया द रेशियो ऑफ रिलेटिव लेटरल स्ट्रेन ओके टू द रिलेटिव एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड। डियर ये तो मैंने जस्ट अभी कहा था ना, लेटरल बाय एक्सियल स्ट्रेन का बात कर रहा है, ये तो पोजेंस रेशियो का ही डिस्कस कर रहा है ना। देखो मैंने क्या था पोजेंस रेशियो क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन। ये कभी कभी आपसे नहीं बोलेगा, ठीक है, माइनस नहीं बोलेगा, डायरेक्ट लेटरल का बात करेगा, ठीक है, माइनस नहीं भी बोल सकता क्योंकि वो तो दिखाता है कि उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही चीज़ होता है ना लॉन्गिट्यूडनल बाय। तो देखो ये लेटरल का जो मैं बात कर रहा हूँ डियर, लेटरल का बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टू द रिलेटिव एक्सियल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, जिधर लोड लगाएंगे। तो याद करो ये बेसिकली मैंने इस तरह कहा था और ऐसा कुछ था बार, और यहाँ मैंने लोड लगा दिया था, ठीक है, ऐसे करके मैंने लोड 100 न्यूटन का लगा दिया था। लोड किधर लगा रहे, लोड मेरा सर इस डायरेक्शन पे लगा रहा है, लोड मेरा ऐसे लग रहा है, एंड मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था किधर हो रहा था, याद होगा आप लोग को, मैंने कहा रहा था कि ये इंक्रीज होकर लंबा हो जाएगा, तो मेरा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो भी तो इसी डायरेक्शन पे है ना। तो बेसिकली ये जो एक्सियल स्ट्रेन है वो किसका बात कर रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ही बात कर रहा है, बस यहीं से आपको पकड़ना है। तो ये क्या है, एक्सियल स्ट्रेन है, और बाकी यहाँ पे लेटरल तो कहा ही गया। तो ये क्या चीज़ है, ये तो आपका पोजेंस रेशियो का यहाँ पे बात किया जा रहा, सिंपल सा लॉजिक था। तो 6 का यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट कर रहा था ना, याद है जब मैंने आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक का बात करा था, इलास्टिक प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, जैसे एनिसोट्रोपिक में क्या हर डायरेक्शन में डिफरेंस रहेगा, यानी कि डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो मैं बार बार बोलता हूँ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विल नॉट चेंज या फिर नॉट सेम इन एनी डायरेक्शन एनिसोट्रोपिक में। तो इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, ये ई मेरा एक तरह का एक इलास्टिक कांस्टेंट है, जी मेरा एक इलास्टिक कांस्टेंट है, पोजेंस रेशियो मेरा एक इलास्टिक, तो ये अलग अलग जो इलास्टिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे रिलेशन सिंपल कहा गया, इसका 3 रिलेशन होता है, जिसमें से इसमें एक सबसे फंडामेंटल जो है वो शायद इसी का दिया गया, ई इक्वल टू होता है मेरा 2g 1 + म्यू होता है, ठीक है। और ई बेसिकली क्या है, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जी क्या है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो इन दोनों के बीच में, और ये तो आपका पोजेंस रेशियो है ही, तो इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन पूछा गया है, तो यही से शायद दिया गया, देखिए आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जी को लेकर चला है या फिर ई को लेकर चला, तो देखते हैं जो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ई इक्वल टू तो मेरा यहाँ नहीं दिया गया, देख के ही लग रहा, तो जी इक्वल टू करते, तो जी इक्वल टू क्या करेंगे, ई था, और ये पूरा का पूरा सब नीचे आ जाएगा 2 1 + म्यू। तो देखो ऐसा कहीं है, जी इक्वल टू ई डिवाइड बाई 2 1 + म्यू, तो डी ये हो गया करेक्ट आंसर, है ना, प्लस है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो बस काफ़ी इजी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो डायरेक्ट पूछा गया, क्वेश्चन ही देख के लग रहा है यंग्स मॉडुलस पूछा गया, यंग्स मॉडुलस। तो क्या यूज़ करोगे, या तो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ से आ जाएगा मेरा यंग्स मॉडुलस ई, या फिर इसका यूज़ करेंगे यंग्स मॉडुलस के लिए, या फिर अभी जैसे मैंने कहा जो आपका रिलेशन था यंग्स मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, उसका भी यूज़ कर सकते कि वहाँ भी अब डिपेंड करता है कि क्या आपका क्वेश्चन में दिया गया। तो चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं, है ना, फिर बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कंप्रेसिव लोड लग रहा है 2.5 किलो न्यूटन का, किसमें, एक सर्कुलर बार पे, एक सर्कुलर बार है जो कि 200 स्क्वायर mm का है एरिया का, एंड 2 mm हाई का, मतलब कुछ बार को ऐसे रखा गया, ऐसे कुछ रखा गया, ठीक है। कोई छड़ रड है जिसका यहाँ पे एरिया क्या दिया गया है, एरिया का मैं अगर बात करूँगा तो एरिया दिया गया 200 स्क्वायर mm। अच्छा ठीक है, स्क्वायर mm मतलब mm स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक ये समझो। एंड हाइट जो दिया गया है इसका, ये जो हाइट या फिर लेंथ बोल सकते हो ना डियर, ये हाइट बेसिकली क्या लेंथ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ लंबाई कितना दिया गया था, तो ये दिया गया आपको 20 mm। अच्छा ठीक है। इट एक्सपीरियंस है कंप्रेशन ऑफ, यानी कि कंप्रेशन मतलब दोनों तरफ से समझ लो, कंप्रेसिव लोड इसको दबाया जा रहा है, ठीक है। और कितना ये हो रहा, कंप्रेशन यहाँ हो रहा है आपका
0.15 यानी कंप्रेशन यानी स्ट्रेन का यहाँ बात करा, कंप्रेशन करो या टेंशन करो, बेसिकली चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपको दे दिया गया स्ट्रेन कितना इसमें है 0.15 mm का स्ट्रेन है। अच्छा, देन बोला यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल क्या होगा, ये आपको सिंपली फाइंड आउट करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ओके, अच्छा यहाँ पे डियर ये दोनों का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे देख के मुझे लगा कि उससे बन जाएगा, नहीं यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है ना PL/AE उसका यूज करेंगे। डिफ्लेक्शन आपको याद होगा ना, डिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है PL/AE, ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन मुझे हो रहा है। फिर स्ट्रेन, बेसिकली डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन बोल लो, जो आप बोल लो, इसको स्ट्रेन भी इस तरह करके कहेंगे, है ना, डेल से या फिर एप्सिलॉन से दिखाया जाता है स्ट्रेन को। तो चेंज इन लेंथ बाय यहाँ पे PL फोर्स कितना लग रहा है, लेंथ कितना है, एरिया कितना है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे, तो ई अगर निकालेंगे हम लोग तो PL अपन क्या आ जाएगा A/E आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन आ जाएगा, मैं ई इसको बोल रहा हूँ, है ना, एप्सिलॉन आ जाएगा या फिर डेल्टा आएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो और क्या, कुछ नहीं, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना हम लोग को। P का बात करें, लोड कितना लग रहा है 2.5, P इक्वल टू देखो यहाँ पे 2.5 किलो न्यूटन है, किलो को हटा देते हैं तो 2.4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा न्यूटन। तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ तो आपको यहाँ दिया गया 20 mm में ही रहने दो, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों mm कट जाएगा। देखो एरिया भी mm में आएगा, लेंथ भी mm में आएगा, तो mm कट जाएगा, तो उसको मीटर वूटर में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये सभी चीज थोड़ा थोड़ा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये 20 आ गया। नीचे अगर बात करेंगे एरिया कितना दिया गया था 200, तो नीचे हम लोग 200 वैल्यू पुट कर देंगे। एंड और लास्ट मेरा हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं स्ट्रेन कितना दिया गया है, ये आपका 0.15, तो 0. सभी देखो mm में ही है, तो टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। चलिए, और एक चीज देखना, जब भी आपका न्यूटन में निकालोगे ना आपका लोड, तो उसका जो आंसर आएगा वो मेगा पास्कल में आता है। इस तरह से आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पास्कल में। देखो अभी पहले इसका अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ डियर में, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ आंसर क्या आने वाला है, ये आएगा 160। बाकी तो आप लोग होशियार हो ही, आप लोग तेज हो ही, कैलकुलेट आपको करना सिंपली KLC लो, KLC पकड़ो, आप KLC करो, या फिर वर्चुअल कैलकुलेटर आता है उसके भी थ्रू आप KLC कर सकते हो। तो कैलकुलेट करके यहाँ से आप आंसर इसको ला सकते हो। इसको 0 हटाना, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, यहाँ से दोनों जो है वो कट जाएगा, यहाँ से 2 से 10 काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और एक यहाँ से 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10150 आ जाएगा। बस इस तरह करके यहाँ से हम लोग और कट कर सकते हैं, तो आराम से बन जाएगा। ये सब कैलकुलेट वाला पार्ट है, ये चीज़ आप कर ही सकते हो। मैंने डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दिया कि आंसर जो इसका होगा ना वो 1600 मेगापास्कल रहने वाला है। चलिए मैं आप लोग को तरीका बताऊं कैलकुलेट, आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप लोगों, हाँ ये मैं जरूर बताऊंगा यूनिट का कैसे कन्वर्सन करते हैं मीटर टू mm, ये सब बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेट वाला चीज़ तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं एग्जाम में जाके करूंगा नहीं। समझो क्वेश्चन को समझना, क्या मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे बनाना, ये सब तो मैं बता ही दूंगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HPCL का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है डियर, लेटेस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन है बोला व्हेन टेंसाइल स्पेसिमेन लोडेड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, मतलब यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड लगाया जा रहा है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से, देखो एक सेकंड, ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि भाई व्हेन अ टेंसाइल स्पेसिमेन लोडेड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड, तो एक यहाँ पे आ जाता मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, एक यहाँ पे मेरा आ जाता क्या प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर मैंने क्या था ना इलास्टिक लिमिट, फिर यहाँ पे क्या जाता है अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ जाता है क्या अपर यील्ड पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है मेरा लोअर यील्ड पॉइंट आ जाता है, फिर यहाँ पे कहीं पे जाके जो है वो फ्रैक्चर वगैरह करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कि भाई बियॉन्ड यील्ड पॉइंट से ऊपर, यानी कि यील्ड पॉइंट क्या दर्शाता है, ये पॉइंट बेसिकली ये बताता कि इसके बाद अगर मैं फोर्स लगाऊं ना तो बॉडी फ्रैक्चर प्लास्टिक की ओर जा रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की ओर जा रहा है, वो रिटर्न ऑफ 100% आ नहीं सकता है। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा था हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ये जो मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट है यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है जहाँ तक 100% रिटर्न होता है, और इलास्टिक जहाँ तक रिटर्न आएगा लेकिन कम आएगा वो कहाँ तक होता है, इलास्टिक तक होता है, ठीक है। तो इधर आ जाता है मेरा क्या इलास्टिक रीजन हो जाता है, और ये जो होता है मेरा वो मेरा प्लास्टिक रीजन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा प्लास्टिक रीजन हो जाता है, इधर वाला इलास्टिक एंड इधर वाला मेरा प्लास्टिक रीजन होता है। तो ये कह रहा है मेरा, ये कह रहा क्या कि व्हेन अ टेंसाइल स्पेसिमेन लोडेड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, अगर यील्ड पॉइंट से ज़्यादा हम लोग लोड उसमें लगाते हैं विद टेंसाइल एंड देन द लोड इज रिलीज, और रिलीज हम लोग उसको कर देते, तो क्या रिटर्न आएगा 100% तो नहीं आने वाला, ठीक है। देन द इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी इज इंडिकेटेड ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज ए लाइन, कैसा लाइन पे दिखेगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आपको पता होना चाहिए अगर मैं इसका बात करता हूं कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है कहाँ लेते हैं, तो डियर इधर मेरा स्ट्रेस आता है ना,
एंड इधर जो हम लोग एक्स डायरेक्शन में लेते हैं उधर क्या लेते हैं हम लोग, स्ट्रेन लेते हैं। तो यहाँ पे बात किसका कर रहा है, स्ट्रेन ना, स्ट्रेन रिकवरी। तो देखो स्ट्रेन रिकवरी किधर देखने को मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेन हमको दिखाई दे रहा है एक्स डायरेक्शन पे, इधर मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स है और इधर मेरा वाई है। तो किधर देखने को मिल रहा है, मेरा एक्स में स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी नंबर। अलोंग एक्स में वर्टिकल लाइन में देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा स्ट्रेन। मेरा बात समझ, इधर जितने भी लेंगे ना हम लोग स्ट्रेन लेने वाले हैं, ये स्ट्रेन का लाइन होता है एक्स वाले में, इधर वाला जो ऊपर ले स्ट्रेस ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है, ये बेसिकली मेरा बता रहा है कि ये कितना, मान लो 10 न्यूटन पर mm² का यहाँ पे मेरा प्रेशर पड़ रहा है, फिर स्ट्रेस पड़ रहा है। ऊपर गया तो यहाँ पे 20 चल गया, तो ये स्ट्रेस दिखा रहा है, और इधर मेरा स्ट्रेन हो रहा है कि भाई 10 mm का स्ट्रेन देखने को मिला, यहाँ या 20 mm का स्ट्रेन देखने को मिला। तो वही बोल रहा है रिकवरी होने का स्ट्रेन किधर देखने को मिलेगा, एक्स में। समझ आए, चलिए ये चीज़ इसमें सिंपल कह रहा था, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th में कहा गया दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एबल टू रेजिस्ट एब्रेशन इज कॉल्ड। भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एब्रेशन, आपको अगर याद होगा कि जो हार्डनेस होता है ना वो सरफेस प्रॉपर्टी होता है। सरफेस प्रॉपर्टी मतलब जैसे स्क्रैच, कोई चीज़ अगर स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच रेजिस्ट, मतलब स्क्रैच करने से वो स्क्रैच होगा नहीं, इंडेंटेशन करेंगे तो वो इंडेंटेड मतलब छेद वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब जैसा का तैसा रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्डनेस। तो हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी एंड टफनेस इज द वॉल्यूम प्रॉपर्टी। मतलब अंदर और बाहर दोनों अगर हार्ड है तो उसको टफ बोलेंगे, और हार्डनेस मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर, जैसे नारियल का ऊपर भाग काफ़ी कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदर सॉफ्ट रहता है, तो उसको मैं नारियल को क्या बोलूँगा, उसको मैं टफ बोलूँगा। हार्ड किसको बोलूँगा, जिसका मतलब हार्ड, सॉरी टफनेस में उसको नहीं बोलूंगा, नारियल को मैं हार्ड बोलूंगा। जो कोकोनट होता है उसका हार्ड, क्यों, हार्डनेस इज द सरफेस, सरफेस हार्ड है, ऊपर वाला भाग है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, कोई मटेरियल होता है और मटेरियल के सिर्फ मुझे ऊपर को हार्ड करना है, तब हम लोग हार्डनेस का यूज करते हैं। ऊपर हार्ड है लेकिन अंदर मेरा सॉफ्ट है, ऊपर में क्या है मेरा हार्ड है और नीचे मेरा सॉफ्ट है, नीचे मेरा सॉफ्ट है। तो दिस इज योर हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो ये जो कहा गया ना मटेरियल एबल टू रेजिस्ट एब्रेशन, ये बेसिकली मेरा हार्डनेस प्रॉपर्टी होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ मेलिएबिलिटी का, तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, हम लोग हाई प्रेशर लगा के, इम्पैक्ट फोर्स लगा के इसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीट में कन्वर्ट करने का यानी कि समझ लो हैमरिंग करके या फिर प्रेस करके या फिर रोल करके सीट में अगर कन्वर्ट करें उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। रेजिलेंस का क्या कहेंगे कि रेजिलेंस क्या होता है कि भाई हम लोग ना एबिलिटी होता है एब्जॉर्ब, अगर हम लोग अप टू इलास्टिक लिमिट तक हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। यानी आप डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, जितना वो लोड रखता है, यानी कि फ्रैक्चर होने से पहले तो जितना लोड को झेल के रखता है। जैसे आप एक स्प्रिंग को खींच के रखोगे तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर एनर्जी तो जैसे छोड़ोगे झट से आएगा, तो दैट इज योर रेजिलियंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जैसे मैंने कहा डी हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली जो है आपका सरफेस प्रॉपर्टी का बात कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट एब्रेशन, चाहे एब्रेशन का बात करेगा, स्क्रैच का बात करेगा, इंडेंटेशन का बात करेगा, सब वो हार्डनेस का प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 वो रहा दी पोजीशन रेशियो इज गिवन बाय। अभी जस्ट मैंने कहा था ना पोजीशन रेशियो क्या होता है, सर पोजीशन रेशियो होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, बताइए। यहाँ पे शेयर स्ट्रेन टू दी एक्सियल स्ट्रेन यहाँ पे, या फिर बोला गया बी नंबर में एक्सियल स्ट्रेन टू शेयर स्ट्रेन, या फिर सी नंबर में ट्रांसफर स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग खुद भी थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है। तो जस्ट मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग एक्सियल भी कहते हैं। तो देखो नीचे में एक्सियल कहाँ दिया, या तो ये या फिर ये, और ऊपर में देखो यहाँ पे या तो ट्रांसवर्स या शेयर। शेयर तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसवर्स होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना इस डायरेक्शन पे, इधर जो मेरा अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने लोड यहाँ लगाया, नीचे लोड लगाया और लेंथ मेरा कैसा हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, यहाँ लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट होता है। तो इस दोनों डायरेक्शन में यहाँ घटा, इस दोनों डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो ट्रांसवर्स बोलेंगे या फिर लेटरल बोलेंगे, ये ध्यान रखना। और नीचे जो इंक्रीमेंट हुआ इसको या तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। तो दोनों चीज़ ध्यान रखना। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर।